मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले हम जरा थोड़ा सा पीछे वाली एक्सरसाइज उसको रिव्यू करें। तो उसमें क्या था कि हमारे पास कुछ डाटा दिया होता था। वो डाटा जो है वो आपका ग्रुप डाटा हो सकता है या अनग्रुप डाटा। हम उस डाटा से क्या करते थे, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको बनाना हमने जो है वो सीखा। फिर उस टेबल की मदद से हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो उसको ड्रा करना सीखा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ऑन हिस्टोग्राम जो है, ये तीन चीज़ें जो है वो हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो डाटा होगा, हमने क्या करना है कि उस डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू है या उसकी मिडल वैल्यू, या वो डाटा जो है वो कहाँ जो है वो कंसंट्रेटेड जो है वो उसका पॉइंट कौन सा है, हमने उसको फाइंड करना है। और उस मिडल या सेंट्रल वैल्यू को जो फाइंड करना है या उसको मेजर करना है, उसी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। The measure that gives the center of data is called the measure of central tendency. Therefore, measure of central tendency is used to find out the middle or central value of the data set. अच्छा, अब दूसरा वो कहता है कि हमारे पास जो डाटा था हम क्या करते थे, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। जब हमारा डाटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ जाता है, तो उससे हम जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इससे आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह हमारे पास जो डाटा होगा उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाएंगे। अब उस टेबल में से हम जो है वो जो हमारी जो फोकस होगा ना, जो वैल्यू हमने जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी या कंडेंस्ड वैल्यू जो होगी, उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसकी मुख्तलिफ तकनीक्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे कि हमने उस जो है वो सेंट्रल वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो we have seen that when the raw data has been condensed into a frequency distribution, the information was easily understood. The information given in the data can be further condensed into a single representative value. यानी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, हम वहां से फिर एक सिंगल वैल्यू जो है वो हम जो फाइंड आउट करनी है फॉर द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. It is more or less the central value around which the data appears to be crowded. यानी वो सेंट्रल वैल्यू से क्या मुराद है कि वो एक ऐसी वैल्यू होगी कि आपका पूरे का पूरा डाटा जो है वो अप्रोच कर रहा होगा उस वैल्यू की तरफ। यानी हम अगर वो सारे डाटा की बजाय अगर हम कहें ना कि ये सारा डाटा जो है वो इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, ये वैल्यू है, तो इसका मतलब उसी को हम जो है वो मेजर करना जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी भी कहेंगे। और वो तकनीक्स जो है वो आगे हमारे पास कुछ 4 तकनीक्स हैं जो हम वहाँ जो है वो अडॉप्ट करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल बता रहा है कि यूजुअली वी मेक स्टेटमेंट सच एज हसन स्टडीड 6 आवर्स डेली, यानी हसन डेली जो है वो 6 आवर्स जो है वो पढ़ता है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आयशा's हाउस इज ₹50,000। द स्पीड ऑफ माहम्स कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह ये आगे एग्जाम्पल दी हुई हैं। अब देखो, अगर मैं पहली एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हसन स्टडी 6 आवर्स डेली। तो इसका मतलब क्या है कि हसन डेली जो है वो 6 आवर्स जो है वो पढ़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर रोज जो है वो जब पूरे के पूरे जो है एग्जैक्ट 6 आवर्स, ऐसा नहीं है। यानी उसके कहने का मतलब यह है कि कभी हो सकता है वो 6 आवर्स से कम पढ़ता हो, कभी 6 आवर्स से ज्यादा पढ़ता हो, कभी हो सकता है 10 मिनट ज्यादा पढ़ लिया, कभी 15 मिनट उसने 6 आवर्स से कम पढ़ लिया। लेकिन क्या है कि जब हम ओवरऑल बात करेंगे ना, या हम उसके पढ़ने की जो एवरेज जो है उसको फाइंड करेंगे, या हम उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है उसको जब हम फाइंड करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि तकरीबन वो जो है वो 6 आवर्स जो है डेली वो पढ़ता है। अब वो जो 6 आवर्स हैं, ये क्या होगी, ये उसकी मिडिल वैल्यू होगी या सेंट्रल वैल्यू होगी या कंसंट्रेटेड वैल्यू होगी। इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपकी जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे मैं पढ़ता हूं, if we look at the first statement, we come to know that Hassan does not study exactly 6 hours daily. Sometimes he studied more than 6 hours and sometimes less. But still, why do we say that he studies 6 hours daily? As the studies near about 6 hours daily, so in this study time 6 hours becomes an important figure because of the approximated statement which we call average.
यानी अगर हम उसकी रोज पढ़ने की जो वैल्यू है उसको देखें, उसकी एवरेज लें, तो तकरीबन वो 6 आवर कह रहा है। तो इसका मतलब वो 6 आवर, वो कहता है एक्चुअली क्या है, उसकी एवरेज है। सच एन एवरेज वैल्यू इज नोन एज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो यही जो एवरेज जो हमने फाइंड किया है, इसी को हम जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेली स्टडी टाइम। तो ये क्या है, उसकी तकरीबन जो है उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है। अब यहाँ जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, ये 4 मेथड्स हैं जिसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। एक ये है हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन है, दूसरा हमारे पास मीडियंस है, तीसरा मॉड है, और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो वेटेड मीन है। ये वेटेड मीन भी आपकी जो है वो अरिथमेटिक मीन के जो है वो उसी कंसेप्ट के अंदर जो है वो आती है। तो अब हम जो है वो इनको 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे, और जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.2 की तरफ आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमारे पास ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो कहते हैं इसकी अरिथमेटिक मीन जो है आपने फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है? अब अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं, और एक वर्ड जो है वो एवरेज का वर्ड जो है वो भी अरिथमेटिक मीन के लिए जो है वो हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं, हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को ऐड करेंगे, और जितनी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को उस नंबर के ऊपर जो है डिवाइड कर दे, तो आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन आ जाती है। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक मीन, ये जो मेथड हम जो है वो अडॉप्ट करेंगे, वो जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड जो है वो कहलाएगा। यानी अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि आपने डायरेक्ट मेथड से करना है, तो फिर आपका जो है ये मेथड जो है वो यूज किया जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। यानी सम ऑफ ऑल वैल्यू, या इसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जितनी हमारे पास वैल्यू या ऑब्जर्वेशन होंगी। Thus, the arithmetic mean of a set of values x1, x2, x and so on is denoted by x bar। ठीक है, यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो x, और x के ऊपर आप जो है ये सीधी लाइन लगाएंगे, तो ये आपकी जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन है, या उसको जो है वो सिंपली इस तरह हम जो है वो लिखेंगे। अच्छा, अब दूसरा इसमें देखो कि ये हमारे पास फार्मूला क्या है कि आपकी जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास है समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x इसको कह लें, या इसको सिग्मा s कह लें। तो अब सिग्मा क्या है? सिग्मा स्टैंड फॉर द सम, यानी आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन वैल्यूज को जो है वो उसको समेशन x से जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। और n आपके पास क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे ये एग्जांपल आपके पास, the marks of a student in 5 examinations were 64, 75, 81, 87 और 90। अब देखो 5 एग्जाम है या 5 टेस्ट है, उसमें से ये हर एग्जाम के जो है वो मार्क्स उसने दिए हुए हैं। तो फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। हम इसकी अरिथमेटिक मीन को इस तरह लिख ले, या एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा दें। फार्मूला आपके पास समेशन एक्स ओवर एन है। ये तमाम वैल्यू जो है 5 है, उसको हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया, और नीचे आपके पास ये 5 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो 79.4 जो है वो आ जाती है। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब देखो यहाँ ये वाली जो चीज है ये हमारी वैल्यूज है, और हमने पढ़ा कि इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 एंड 30, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट किया, फार्मूले में n से रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास 9 है। तो अब फार्मूला अगर बात करें, वी नो डैट, फार्मूला हम उसको अरिथमेटिक मीन ऐसे लिख लें, या x के ऊपर हम बार लगाएंगे, और ये हमारे पास है समेशन x ओवर n। अब समेशन x हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। यानी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। और उसके बाद कितनी ऑब्जर्वेशन, 9 है, तो 9 पे इसको डिवाइड कर दें। अब इन सब को सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 150। अब 150 को 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे, और तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16.68। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है उसकी अरिथमेटिक मीन जो आ गई।
इसी तरह सेकंड देखो हमारे पास, अब ये 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12, ये हमारी क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इसको किससे हमने रिप्रेजेंट करना है, x से। अब इसमें देखें n की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है। फार्मूला हमारे पास क्या है कि अरिथमेटिक मीन समेशन x ओवर n। अब इन सब वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, अब ये देखिए ये कैसे लिखेंगे हम, 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12। अच्छा अब देखो हर वैल्यू जो है वो एक प्लस है तो उस हिसाब से वो एक नेगेटिव भी है, और डिवाइडेड बाई 7, तो टोटल सम करें तो हमारे पास 0 ही आ जाती है इसकी जो है वो सम। तो 0 को जब 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो है वो अगेन जो है वो 0 आ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, यहाँ भी आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको भी काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। फार्मूला लिखो, अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स ओवर एन। अब सब वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 126.4, और इसको हम 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो 14.04 जो है वो इसकी अरिथमेटिक मीन आ जाती है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, अब यहाँ भी हमारे पास ये वैल्यूज को हम एक्स से रिप्रेजेंट किया, वैल्यू को काउंट करो 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 आ जाएंगी। फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन का समेशन एक्स ओवर एन। अब सब वैल्यूज को ऐड कर दो, ऐड करो तो हमारे पास सम जो है, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखेंगे 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 + 22, और डिवाइड हम कर देंगे 7 के ऊपर, सबको सम करें तो हमारे पास 102 आता है, और डिवाइडेड बाई 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आपकी अरिथमेटिक मीन जो है 14.57 जो आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन। यानी यहाँ हम क्या करना है, हमने मीडियन जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन देखते हैं क्या है। मीडियन है जी, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डाटा सेट। यानी वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो डाटा होगा आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो हमने उसको लिखना है। यानी आप असेंडिंग में लिखेंगे या डिसेंडिंग में, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो अपना डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो लिखा करेंगे। ठीक है, जब आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो उसके जो सेंटर में जो आपके पास वैल्यू आएगी वही आपका जो है वो मीडियन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी 50% डाटा इज बिफोर द मीडियन एंड 50% डाटा आफ्टर इट, और मीडियन इज डिनोटेड बाई, अच्छा उसी तरह जैसे मीन को हम रिप्रेजेंट के यहाँ भी एक्स जो है वो आपके पास होगा, लेकिन हम मीडियन के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टेट बार नहीं होगा बल्कि उसको इस तरह जो है वो हम जो है वो शो किया करेंगे। ये आपका मीडियन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो आपके मीडियन से जो है वो आधी वैल्यूज जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर होंगी और आधी वैल्यू आपकी जो है वो राइट साइड के ऊपर होंगी। तो जो दरमियान में वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि आपकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो सकती हैं, वो यानी इवन नंबर्स भी हो सकती हैं और ऑड नंबर भी हो सकती हैं। यानी आपकी वैल्यू 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 9, 11 इस तरह भी हो सकती हैं। आपकी वैल्यू जो है वो 6, 8, 10, 12 इस तरह भी हो सकती हैं। तो दोनों का जो है वो फार्मूला जो है वो उसने सेपरेट दिया हुआ है। ये मीडियन क्या है, व्हेन द n इज अ ऑड नंबर, यानी जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड होंगी तो उस सूरत में क्या होगा, फार्मूला आपके पास ये है, यानी n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। यानी आपने क्या करना है, जितनी आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपकी n की वैल्यू होगी, उसको n+1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास ये नंबर आएगा वो उतनी वैल्यू जो है ना, या उस नंबर के ऊपर जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन जो है वो कहलाएगी। जैसे उसकी एग्जांपल यहाँ देख ले,
कि द फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय बैट्समैन, फाइंड द मीडियन। अब ये यहाँ देखें, ये डाटा दिया हुआ है, कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका डाटा वो 8 नंबर में आ गया। अब 8 नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को असेंडिंग आर्डर के अंदर लिखेंगे। अब असेंडिंग में सबसे पहले 5, फिर 8, फिर 12, 13, 16, 18 और 20। अच्छा, ये डाटा लिख दिया। अब ये देखें, अगर हम तो इसको सिंपली वैसे देखें तो आपके पास 3 वैल्यूज आपकी इस सेगमेंट में है और 3 वैल्यूज आपकी जो है वो राइट साइड के ऊपर है। अब यहाँ जो सेंटर में आपके पास 13 वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, यही आपका मीडियन है। यानी हम जब असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे और आपका जो है वैल्यू जो 8 नंबर होगी, तो जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू हो गया आपका मीडियन कहलाता है। लेकिन हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब जो मेथड उसने यहाँ अडॉप्ट किया हुआ है बुक के अंदर, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो वो क्या कहता है, आपका मीडियन जो है n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला आपके पास। अब यहाँ n क्या है आपके पास, वो 7 है, यानी टोटल वैल्यूज आपकी 7 है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 7 पुट कर देंगे। 7+1/2 वो क्या हो जाएगा, 8। अब जब 8 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास 4 आता है। तो इसका मतलब फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि आपकी, हम क्या करेंगे, ये पहली 5, ये दूसरी 8 ऑब्जर्वेशन है, तीसरी जो आपके पास 12 है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, वो 13 है। तो 13 ही आपकी जो है वो मीडियन कहलाएगी। यानी आप उसको असेंडिंग आर्डर पे लिखा, तरतीब से लिखा, जो सेंटर मोस्ट वैल्यू आपकी जो है वो मीडियन है, लेकिन हम उसको इस फार्मूले से जो है वो सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया जब आपके पास डाटा जो है वो ऑड नंबर में हो। अब दूसरा क्या है फार्मूला, कि व्हेन n इज अ इवन नंबर, यानी अब आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन नंबर में हो, तो उसमें ये आपके पास फार्मूला, इसको हम जो है वो यूज करेंगे। उसमें क्या है, 1/2 आपका पहले है, n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और फिर सेकंड क्या है, n+2/2 ऑब्जर्वेशन। इस फार्मूले से जो है वो हम अडॉप्ट करेंगे। उसकी एग्जांपल देखो हमारे पास, जैसे ये डाटा है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। अब देखो 10 स्टूडेंट्स उसने कहा हुआ है, यहाँ भी उसने 10 कह दिया है, इसका मतलब 10 आपका क्या है, वो इवन नंबर है। और दूसरा यहाँ देखो, अब ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ भी आपके पास 10 है। तो इसका मतलब ये आपका जो फार्मूला कौन सा यूज होगा, वो इवन वाला यूज होगा। सबसे पहला स्टेप उसी तरीके से हमने असेंडिंग आर्डर में लिखा, 5 8 9 11 15 23 35 41 48 और 51। n आपके पास 10 है, फार्मूला हमारे पास है 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब देखो n की जगह आप 10 पुट कर दो, यहाँ 10 पुट किया तो 10/2 आपके पास 5 आ जाता है, और यहाँ आपके 10+2 12, 12 को 2 पे करेंगे तो आपके पास 6 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें पता चला कि आपकी 5th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से पता चला आपकी 6th ऑब्जर्वेशन। यानी आपने 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर के ऊपर जो वैल्यूज हैं उसको क्या करना है, आपस में ऐड करना है, और जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। अब देखिए हमारे पास जो 5वें नंबर के ऊपर कौन सी अब वैल्यूज हैं। अब देखो 5वें नंबर के ऊपर हमारी वैल्यू, अगर यहाँ से हमने जो असेंडिंग आर्डर उसको देखना है, तो ये 15 है, और 6ठे नंबर के ऊपर आपके पास जो है वो 23 है। तो 15 + 23 को हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 38 आ जाती है। इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो मीडियन वैल्यू जो है वो 19 आ जाती है। तो ये फार्मूला किस वक्त यूज होना है, जब आपकी वैल्यू जो है वो इवन नंबर्स में हो। अब हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। अब देखें यहाँ, फॉलोइंग आर द हाइट्स इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। अब यहाँ जब 12 की उसने बात कर दी तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा डाटा जो है वो इवन नंबर में है। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम जो है वो इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग आर्डर। यहाँ मैं लिख देता हूं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग आर्डर। ठीक है, ये जरूरी है, अगर आप उसको असेंडिंग आर्डर में नहीं लिखेंगे फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन हैं, उसको अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये 51 है। अगर मैं तरतीब से लिख दूं तो आपके पास 51, फिर आपके पास 52 है, 53 है, 54 है, 55, 56, 57, 58, फिर उसके बाद 60, 61, 62 और 63। ये उसको मैंने जो है वो असेंडिंग आर्डर के अंदर लिख दिया। अब यहाँ देखा हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, वो यहाँ भी उसने बता दिया है 12 है,
यहाँ भी हम काउंट करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका मतलब आपके पास n की वैल्यू जो है वो 12 है। 12 है तो इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर से ऑब्जर्वेशन है। अब फार्मूला हमारे पास मीडियन का क्या है, मीडियन ऐसे लिखें या उसको हम x इसके ऊपर ऐसे साइन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है जी 1/2 और उसके बाद यहाँ क्या है n/2 ऑब्जर्वेशंस प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर इवन वैल्यूज। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास क्या दिया हुआ है n की वैल्यू 12 है तो 12/2 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ हमारे पास पुट करेंगे 12+2/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले। अब देखें यहाँ हमारे पास ये तो आ गया 1/2 और 12/2 इसका मतलब क्या होगा 6th, यानी 6th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ 12+2 आपके पास 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 7th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ जो हमारे पास डाटा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, अब इसमें देखते हैं 6 कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6। एक आपके पास 56 और दूसरी 7th आपके पास ये वाली है 57। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास जो है वो 6th और 7th वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ इसको पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 56 और 57। अब इसको ऐड करोगे तो हमारे पास जो है वो आ जाती है 113/2 और ये हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो 56.5 इंचेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मीडियन जो है वो आ गया जी 56.5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाए।